आज इस कहानी में हम एक ऐसी लड़की के मुतालिक जानने वाले हैं जिसके पेरेंट्स बचपन में मर जाते हैं। मिस्टर रीड नाम का अंकल इसकी देखभाल करते हैं मगर ये भी मर जाता है। इसके मरने के बाद ये लड़की अपनी आंट मिसेस रीड की केयर में आती है जो इस पर जुल्म करती है। ये जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलता क्योंकि ये लड़की ख़ुद को अब कमज़ोर नहीं समझती। ये अब ख़ुद की बात कहना जान चुकी है, इसे अब लड़ना आता है। इस कहानी की ये हीरोइन एक अजीब से स्कूल में जाती है। अजीब क्यों है ये कहानी में पता चलेगा। तो यहाँ पर इस स्कूल में ये पढ़ लिख कर टीचर बनती है, फिर ये टीचिंग की जॉब छोड़कर गवर्नेंस बनती है। इसे ना रोचेस्टर नाम के बंदे से प्यार होता है मगर ये प्यार एक धोखा बन जाता है। रोचेस्टर दिखने में तो ईमानदार है, अच्छा इंसान है, तो ये इस हीरोइन को धोखा कैसे देता है। ये सब और बहुत कुछ आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। ये कहानी जब स्टार्ट होती है तो हम एक मासूम सी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम जेन आहर है। इसके पेरेंट्स मर चुके हैं, ये अब अपने अंकल के यहाँ रहती है। इसके अंकल का नाम मिस्टर रीड था, इसकी बीवी का नाम मिसेस रीड है। ये सारी फैमिली गेट्स हेड हॉल नामी प्लेस पर रहती है। तो यहाँ तक उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। तो ये मासूम बच्ची खुश थी अपनी लाइफ में, मगर जैसे ही इसका अंकल मिस्टर रीड मरता है, इसके मरते ही जेन की आंट इस पर जुल्म करना शुरू कर देती है। इसके बच्चे भी जेन को पसंद नहीं करते, मगर ये जो भी करते ना, जेन अपनी आवाज़ उठाती थी, खामोश होकर खुद का तमाशा नहीं बनने देती थी। एक दिन जेन की लड़ाई अपने कज़न जॉन रीड से होती है। देखा जाए तो ये लड़ाई जॉन ने शुरू की थी, मगर इस लड़ाई की पनिशमेंट सज़ा मिसेस रीड जेन को देती है। अब ये आंट जेन को ना पकड़कर उस कमरे में बंद करती है जहाँ पर जेन के अंकल की डेथ हुई थी। ये बेचारी लड़की इस कमरे में जब आती है तो ऐसा इमेजिन करती है कि इसके अंकल का घोस्ट इसी रूम में फिर रहा है। डर के मारे जेन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मिसेस रीड जब रूम में जाती है ना, तो इसे मजबूरन एक डॉक्टर को बुलवाना पड़ता है। अब जैसे ही ये डॉक्टर जेन को ट्रीट करता है, तो यहाँ पर ना जेन डॉक्टर कहती है कि डॉक्टर साहब, ये सारी की सारी फैमिली ना मुझे पसंद नहीं करती, मुझ पर जुल्म करती है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इस घर से ना निकलना है। तो डॉक्टर ये सब सुनकर ना मिसेस रीड को कहता है कि मिसेस रीड, आप ऐसा करें कि जेन की ना खुशी के लिए आप इसे किसी स्कूल भेज दें। तो मिसेस रीड एक्टिंग की दुकान ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि डॉक्टर, जहाँ पर ना मेरी ये मासूम बच्ची खुश होगी, मेरी खुशी भी वहीं पे है। मैं इसे जहाँ पे ये जाना चाहती है मैं उसे वहीं पे ले जाऊँगी। अब ये मिसेस रीड क्या करती है, ये डॉक्टर के जाने के बाद जेन को लोववुड इंस्टीट्यूशन नाम के स्कूल में कुछ दिन बाद भेज देती है। ये स्कूल बस नाम का स्कूल था, इस स्कूल में सब कुछ अधूरा था। स्कूल के जो डायरेक्टर थे उसका नाम मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट था। ये नमूना बस नाम का डायरेक्टर था। लड़कियों से बात करने का ढंग ना इसने कभी सीखा नहीं। लड़कियों से ठीक से बात करना इस इंसान के बस की बात नहीं थी। एक तरह से ना बहुत ही ज़्यादा अकड़ू टाइप का था ये। तो जेन अब इस स्कूल में आ जाती है। जेन कहीं ना कहीं खुश भी थी कि ये अब अपनी आंट से दूर आ चुकी है, और कहीं ना कहीं इसे ऐसा लग रहा था कि ये जो स्कूल है ना, ये इसे टफ़ टाइम देने वाला है। वक्त गुजरता है, यहाँ पर जेन की एक दोस्त बन जाती है। इस दोस्त का नाम हेलन बर्न्स था। ये दोस्त बहुत गरीब थी। ड्रेसिंग और बालों को संवारना ना इस हेलन को नहीं आता था। खैर, ये दोनों क्लोज़ फ्रेंड बन गए। जेन अब नोट करती है, ऑब्ज़र्व करती है कि ये हेलन ना पूरे स्कूल में एक तरह से जोक बनी हुई है। सब इसका मजाक उड़ाते हैं। जेन इसे कहती है कि सुनो, पूरा स्कूल तुम्हें बुरा भला कहता है। अगर मैं होती ना मेरी दोस्त, मैं कभी ये ना सहती। हेलन ये सुनने के बाद कहती है कि ये लोग चाहे जो भी कहें, इनका काम कहना है और मेरा काम इनको इग्नोर करना है। मैं ऐसे लोगों पर तवज्जो नहीं देती। ये सुनते ही जेन भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होती है। वक्त गुजरता है, इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी होती चली जाती है। अब इस स्टोरी में एक नया करेक्टर आता है। इस करेक्टर का नाम मिसेस टेम्पल है। ये करेक्टर स्कूल में टीचर है जिसने जेन की केयर यहाँ पर अपने ज़िम्मे ले ली थी। जेन की अच्छी भली कदर करती है ये। जेन भी मिसेस टेम्पल को ना वैल्यू देती है। कुछ साल गुजरते हैं तो इस स्कूल में ना एक बीमारी हमला करती है। इस बीमारी के चलते स्कूल में ना स्टूडेंट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है। हेलन इस बीमारी से मर जाती है। वहाँ के लोग इस स्कूल के ना जो डायरेक्टर था मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को अपने ओहदे से हटा देने का मुतालबा करते हैं, और ये हट भी जाता है। अब स्कूल में न्यू सेटिंग आ गई थी, सब कुछ न्यू था।
स्कूल को इम्प्रूव किया जा रहा है। जेन मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद ठीक 6 साल तक ये यहाँ पर अपना वक्त गुजारती है। पढ़ लिख कर यहाँ पर इसी स्कूल में टीचर की जॉब करती है। टीचिंग करते करते ये जेन अब पक चुकी थी, तो यहाँ से ये मूव करके एक न्यूज़पेपर में ना गवर्नेंस का ऐड देती है। जैसे ही ये गवर्नेंस की जॉब के लिए अप्लाई करती है, तो इसके कुछ दिन बाद इसे थॉर्नफील्ड हॉल नाम की जगह पर ना जॉब मिल जाती है। यहाँ पर एक फैमिली के यहाँ जाकर इसे एडेल नाम की छोटी बच्ची को ना पढ़ाना था। जैसे ही ये इस जगह पर आती है, तो इसे इस घर में ना केयर टेकर्स तो नज़र आते हैं, मगर घर का मालिक नज़र नहीं आता। खैर, अगली सुबह जेन को पता चलता है कि इस घर का मालिक एडवर्ड रोचेस्टर है, जो बहुत अच्छी घुड़सवारी करता है। शुरू में तो जेन एंड एडवर्ड एक दूसरे से अलग थलग रहते थे, लेकिन बाद में ना इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। अब इस नावल के अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि इस घर में ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो काफ़ी सरप्राइजिंग थी, अलग थी। सस्पेंस एक तरह से क्रिएट हो रहा था यहाँ पे। मतलब इस घर में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। जैसे जैन ने इस घर में किसी को ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए देखा, मगर ये कौन था नहीं पता चला। एडवर्ड के कमरे में आग लग जाती है, क्यों लगती है नहीं पता। घर में एक मेहमान मिस्टर मैसन आता है, जिस पर इस घर में कोई अटैक करता है। अटैक कौन करता है ये भी एक मिस्ट्री बन जाती है। खैर, इस सब का ब्लेम ना इस घर की सर्वेंट ग्रेस पोल के नाम लग जाती है। मगर जैन को मानना था, इसका कहना था, ऐसा समझना था कि ये सब ये सर्वेंट ग्रेस पोल नहीं कर रही, बल्कि कोई और है। कुछ तो है जो ये घर वाले छुपा रहे हैं। जैन अभी ये सोच रही है। खैर, दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आ रहा है कि एडवर्ड और जैन के दरमियान लगाव जो था वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मगर कुछ दिन गुजरते हैं, यहाँ इस घर में ब्लैंच नाम की लड़की एडवर्ड के साथ होती है। ये लड़की एडवर्ड के करीब आने की कोशिश भी करती है। ऐसा लग रहा था कि ये करीब आ रही है। तो दूसरी तरफ जैन को ये अच्छा नहीं लगता, मगर ये जैन सोच कर ना खामोश हो जाती है। जैन ऐसा मानती है कि एडवर्ड ब्लैंच को पसंद करता है, ये इन दोनों की ज़िंदगी है, खुश रहना इनका हक है, तो ये जो करें इनकी मर्ज़ी है। नावल के अगले चैप्टर में हमें पता चलता है कि जैन की आंट मिसेस रीड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये अपनी आंट के यहाँ आ जाती है, उसकी केयर करती है। जैन के आती ही मिसेस रीड ना जैन को कहती है कि बेटा, तुम्हारा ना एक अंकल जॉन आयर है, इसने तुम्हारे नाम जायदाद कर दी थी, लेकिन बेटा मैंने ना उन्हें कहा कि जैन आयर मर चुकी है, मतलब तुम मर चुकी हो। जैन को जब ये सच सुनती है तो बुरा लगता है, मगर अब क्या किया जा सकता है। जो ऑफ़र थी वो तो चली गई, जो अंकल था उसका भी नहीं पता। खैर, मिसेस रीड ये बात कहने के बाद मर जाती है, और ये जैन यहाँ से निकल कर वापस थॉर्नफील्ड हॉल में आ जाती है। अब यहाँ पर थॉर्नफील्ड हॉल में जैन आ तो जाती है, मगर यहाँ पर ये उदास रहने लगती है, क्योंकि एडवर्ड की शादी होने वाली थी और ये एडवर्ड को पसंद करती है, लाइक करती है। एक शाम ना जैन बाहर घूमने जाती है, तो कहीं से एडवर्ड आ जाता है और आती कहता है कि हाँ सुनाओ, अब तो लगता है कि मेरी शादी के बाद तुम मुझे भूल ही जाओगी। जैन जब ये सुनती है तो ये अपने इमोशंस फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और सब कुछ एडवर्ड को बता देती है कि मैंने ना तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था और ये प्यार मुझे कभी नहीं भूलेगा। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एडवर्ड जब ये सुनता है तो ये कहता है कि सुनो, मैं भी तुमसे ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये सब तो तुम्हें पाने के लिए कर रहा था। यहीं पर एडवर्ड इस जैन को शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है। यहाँ पर जैन पहले तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है। खैर, ये हाँ कर देती है। शादी की तैयारियां अब ज़ोरों से शुरू थी। जैन यहाँ पर अपने अंकल जॉन आयर को लेटर लिखती है। इस लेटर में ये लिखती है कि अंकल मैं ज़िंदा हूँ और मेरी शादी होने वाली है। और ये आपको बता दूँ वो अंकल हैं जो जैन को ना जायदाद देना चाहते थे, लेकिन मिसेस रीड ने कहा था कि जैन तो मर चुकी है। खैर, इसने लेटर लिख डाला। सब कुछ तैयार था, शादी की सेरेमनी अभी स्टार्ट होने वाली थी कि कहीं से ना एक विलन की तरह मिस्टर मैसन आ जाता है। साथ ही एक लॉयर भी होता है। मिस्टर मैसन कहते हैं कि सुनो, ये शादी नहीं हो सकती। क्योंकि एडवर्ड ने ना शादी की हुई है, ये इसकी दूसरी शादी है जो ये कर रहा है।
यहाँ पर आपको बता दूँ कि मैसन की बहन बर्था की शादी पहले से एडवर्ड से हो गई थी। तो इस सब के बाद ना, हाँ, यहाँ पर एडवर्ड से पूछा जाता है कि एडवर्ड ये क्या हो रहा है, कुछ बताओगे, क्या ये सच है ये जो कह रहा है मिस्टर मैसन। तो एडवर्ड का कहना होता है कि बर्था की शादी ना मेरे साथ धोखे से हो गई है। ये बर्था एक पागल औरत है, शायद यही वजह है कि मैं इस बर्था से दूर रहता हूँ। और ये सब कहने के बाद फिर एडवर्ड जेन को ना अपनी सफाई बयान करता है, अपना जो बात है ना वो कहना चाहता है। कहता है कि जेन, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ना शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। और ऐसा करते हैं जेन, मैं और तुम ना यहाँ से फ्रांस चले जाते हैं, वहीं पर अपनी ज़िंदगी इन सब दुनिया वालों से ना अलग रह कर वहीं पे गुजारेंगे अपनी ज़िंदगी। जेन क्योंकि एक रिलीजियस क्रिश्चियन है, तो इसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। अगली सुबह जेन थॉर्नफील्ड छोड़कर यहाँ से चली जाती है। नावल के अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि जेन के पास पैसे भी नहीं हैं, खाना ना खाने की वजह से बहुत वीक हो चुकी है। ऐसे में ये घर के पास जाकर नॉक करती है, दस्तक करती है। यहाँ का सर्वेंट देखते ही जेन को यहाँ से भगा देता है। जेन चल नहीं सकती तो साथ ही कहीं पर बैठ जाती है। अब होता क्या है कि इस घर का जो मालिक है ना, वो आ जाता है, जिसका नाम सेंट जॉन रिवर है। ये इसे कहीं से देख लेता है कि ये सीढ़ियों पर बैठी है। और आपको बता दूं कि ये जिस घर के पास बैठी थी ना, उस घर का नाम मोर हाउस था। और इस घर के मालिक, फिर से बता रहा हूँ कि इस घर के मालिक जो था वो सेंट जॉन रिवर है। तो ये इसे देख लेता है और अपने साथी से घर ले आता है। जॉन एक पादरी है, सेंट जॉन रिवर एक पादरी है जो अपनी दोनों बहनें मैरी और डियाना के साथ इस घर में रह रहा है। कुछ ही दिन गुजारने के बाद यहाँ पर जॉन ना इससे साथ वाले गांव में टीचिंग की जॉब दिलवा देता है। वक्त के बेरहम लम्हे अब जेन की ना ज़िंदगी से शायद निकल रहे थे। ये यहाँ पर खुश रहने लगी थी। जॉन भी कहीं ना कहीं इसे पसंद करने लग गया था। एक दिन जॉन कहता है कि जेन, कि क्या तुम्हारा पूरा नाम जॉन आयर है, जेन आयर है। तो ये कहती है, हाँ मेरा नाम जेन आयर ही है। जेन यहाँ पर थोड़ा घबरा जाती है कि अब क्या होने वाला है, अब कौन सी मुसीबत फिर से आने वाली है। जॉन कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंकल जॉन आयर मर चुके हैं और इसने ना तुम्हारे लिए 20,000 पाउंड छोड़े हैं। जब जेन ये सुनती है तो ये सुनने के बाद जेन कहती है कि तुम्हें किस तरह पता चला कि जॉन आयर मेरे अंकल थे। तो इस पादरी का कहना था कि ये मेरे भी अंकल ही थे। खैर, जेन अब ये सारा पैसा इस फैमिली में बराबर का बांट देती है, क्योंकि इसका समझना है कि ये सारी फैमिली मेरी केयर करती रही, देखभाल करती रही, तो मेरा हक बनता है कि मैं भी इनके लिए ना कुछ करूं। तो ये सारा पैसा इस फैमिली में जेन बांट देती है। अब कुछ दिन गुजारने के बाद जेन ना कहीं बैठी थी, तो इसके दिल में एक ख्याल आता है बैठे बैठे। ये अजीब सा ख्याल होता है कि रोचेस्टर को ना मेरी ज़रूरत है, ये मुझे बुला रहा है, ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है इसके दिल में। तो ये जेन क्या करती है, यहाँ पर ये सब कुछ छोड़कर थॉर्नफील्ड हॉल में वापस आ जाती है। मगर ये क्या, इसे क्या सुनने को मिल रहा है कि रोचेस्टर का ये घर जल कर राख हो गया। घर को जलाने वाली रोचेस्टर की पागल बीवी बर्था थी। रोचेस्टर सर्वेंट्स और बीवी को बचाने की वजह से एक हाथ जला बैठा है, दूसरी तरफ रोचेस्टर ब्लाइंड भी हो गया है। और ये सब जब जेन को पता चलता है तो इसे दुख होता है। खैर, जेन ना रोचेस्टर को ढूंढने के लिए एक छोटे से गांव चली जाती है और ये एक छोटे से घर में रह रहा होता है, फर्नडीन नाम के घर में। तो यहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, खुश होते हैं, जेन अपने प्यार का इजहार फिर से कर देती है। ये दोनों शादी करते हैं। रोचेस्टर की बेटी एडेल ये जो बोर्डिंग स्कूल में थी, ये भी वापस आ जाती है। जेन और रोचेस्टर का फिर एक बेटा पैदा होता है। यहाँ पर ये सब खुश थे और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल पसंद आया तो अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।